आज का हमारा टॉपिक है रिड्यूस्ड रो एक्लियन फॉर्म। हमने कल तक पढ़ा था कि हम अब किसी भी मैट्रिक को कि जो एक किसी भी मैट्रिक को हम रिड्यूस्ड फॉर्म में इस फॉर्म में कैसे रो एक्लियन फॉर्म में बेसिकली कैसे लिखें, जिसमें मेरे जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर होगा वो हमेशा राइट पे आएगा ऊपर वाली रो से, एंड उसके नीचे के सारे वेरिएबल्स सारे कोएफिशिएंट्स ज़ीरो होंगे। तो दिस वाज अ रो एक्लियन फॉर्म। अब हम इसको और रिड्यूस करने वाले हैं which is known as reduced row echelon form। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर होता है उसको हम बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। पहली चीज़ तो जो हमारा फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर होता है, तो जब ये हमारे फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर हैं, ठीक है, अब इसको हमें वन में भी कन्वर्ट करना है, ठीक है। यानी जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर होगा वो हमारा वन ही होना चाहिए, जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो वन ही होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज़, उसके अलावा जितने भी हैं उसके ऊपर और नीचे सब, वो सब ज़ीरो हो जाने चाहिए। यानी ये तो ज़ीरो है ही, अब हमें इसे भी ज़ीरो कन्वर्ट करना है। तो मेरा जो रिड्यूस्ड रो एक्लियन फॉर्म है वो किस तरह से दिखना चाहिए? इट शुड लुक लाइक अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। और अगर ये भी ज़ीरो हो गया तो दिस लाइन, तो ये रैंक इसकी रिड्यूस हो जाएगी, दैट्स इट, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें अगेन हम वैसे ही ट्रांसफॉर्मेशंस लगा रहे हैं कि मैंने कल हमारा आंसर आया था इसी को भी मैं चेंज कर रही हूँ। तो मुझे 2 को 1 में कन्वर्ट करना है, तो मैंने सिंपली उसको डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, तो ये पूरी रो डिवाइड हो गई, ये आंसर आ गया। फिर उसके बाद मैंने रो 2 को मैंने डिवाइड कर दिया -5 से, तो मेरा ये आंसर आ गया। फिर उसके बाद मैंने रो 3 को डिवाइड कर दिया 1.6 से, तो मेरा ये आंसर आ गया। मेरे अब पूरे डायगोनल 1 हो गए। अब मुझे इनको ज़ीरो में कन्वर्ट करना है, सिंपल, ठीक है। मैंने क्या किया, रो 1 में से क्या किया, रो 2 में मैंने मल्टीप्लाई किया 1.5 एंड मैंने माइनस कर दिया, ठीक है। अब क्योंकि ये ज़ीरो है तो इसमें कुछ भी माइनस करो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इसमें कोई फ़र्क पड़ा ही नहीं, इसीलिए इसको ऐसे स्टेप्स में किया जाता है, ठीक है। कि पहले जैसे कि मान लो अभी जैसे हम आगे जब हम बड़े क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो चीज़ उसमें मैं समझाऊंगी, लेकिन मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे मैंने इसको 1 कन्वर्ट किया और मैंने इसको 0 कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद अब जब मैं इसको 1 करूँगी या फिर मैं इसको 0 करूँगी, तो मैं कैसे करूँगी, इनमें कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करूँगी, ठीक है, एंड फिर उसके बाद उसमें ऐड करूँगी या सब्ट्रैक्ट करूँगी, तो इस पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, तो ये एज इट इज़ सेव रहेगा, ठीक है। तो ये मैंने किया, ठीक है। तो इस पे इम्पैक्ट आया और ये इस पे इम्पैक्ट आया, 1 एज इट इज़ रहा। फिर उसके बाद मुझे क्या करना था, ये ऑलरेडी ज़ीरो था, अब मुझे क्या करना है, सेकेंड मुझे इनको ज़ीरो करना है, दिस एंड दिस। तो उसके लिए मैंने रो 1 में अगेन रो 3 का मल्टीप्लाई किया 0.8, तो इसमें तो मैंने 0.8 मैंने मल्टीप्लाई किया, तो ये ज़ीरो ही रहेगा, ये ज़ीरो ही रहेगा, तो इन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बस ये माइनस हो जाएगा तो ये ज़ीरो हो जाएगा। एंड रो 2 के लिए भी मैंने वही किया कि रो 3 में मैंने कुछ मल्टीप्लाई किया, तो अगेन ये एज इट इज़ ही रहेगा, तो इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बस ये ज़ीरो हो जाएगा। तो मेरी इक्वेशन चेंज हो गई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई। अब मैं इसे डायरेक्टली सॉल्व कर सकती हूँ। अब क्योंकि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो आप ये देखो कि इधर क्या होगा, ABC होगा, ठीक है। वैसे ये ABC नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वो मैं अभी तुम्हें बाद में बताती हूँ। और ये इधर है इसका आंसर, जैसे मान लो 1 2 3, मान लो कि ये ट्रांसफॉर्म करने के बाद ये ऐसा बना, क्यों ये ऐसा क्यों नहीं होगा, वो मैंने ऐसे बोला क्योंकि जब भी आप ऐसे चेंजेस करते हो ना, जैसे कि आपने ये चेंज किया, डिवाइड कर दो 2 से, माइनस कर दो और डिवाइड कर दो 0.5 -5 से, तो वो सारे ट्रांसफॉर्मेशन आपको इधर भी करने होंगे, ठीक है। तो वो सारे ट्रांसफॉर्मेशन जब इधर होंगे तो इनकी वैल्यूज़ भी चेंज होगी, इनकी वैल्यूज़ भी चेंज होगी, ठीक है। तो जब ये चेंज होते होते कुछ तो बनेगा। तो जैसे मैंने मान लिया कि ये ABC बना, ठीक है, और इसकी वैल्यू 1 2 3 बन गई, तो अब मैं डायरेक्टली निकाल सकती हूँ कि A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू यहाँ से मैं निकाल सकती हूँ 1 है, B की वैल्यू 2 है, C की वैल्यू 3 है। क्यों, क्योंकि ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो ये तो एज इट इज़ ही रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो बस मुझे इन दोनों को इक्विवेलेंट दिखाना, तो मेरा आंसर डायरेक्टली आ जाएगा, ठीक है। तो जो चीज़ मैंने इस कोफिशिएंट वाले मैट्रिक्स में करी, वही चीज़ें मुझे वेरिएबल वाले मैट्रिक्स में एंड वही मुझे अपने राइट हैंड साइड वाले मैट्रिक्स में भी करना होगा। तो जब भी आंसर, फिर उसके बाद जब ये मैट्रिक्स मेरी आइडेंटिटी बन जाएगी, तो उसके बाद मैं डायरेक्टली आंसर यहाँ से निकाल सकती हूँ, ठीक है। अब एक है -1 ट्रिक। ये इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ना, मैं आपको बताऊँ कि जब भी क्वेश्चन आता है कैलकुलेट द इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स,
कितने लोगों का दिमाग ख़राब होता है इसमें, क्योंकि वी नो कि मैट्रिक्स का इन्वर्स कैलकुलेट करने में कितनी मेहनत लगती है, ठीक है, कितना लंबा प्रोसेस है वो, और कितना हेक्टिक है, इतना ज़्यादा कैलकुलेशन, टाइम टेकिंग और मिस्टेक होने के चांसेस भी होते हैं। तो अगर आप ये -1 ट्रिक सीख लोगे तो आप इन्वर्स बिना डिटर्मिनेंट निकाले, बिना उनके जो एक और जो सा क्वेश्चन बनता है, मैं नाम भूल गई, जिसमें हम लोग ये A11, A12, A13 ऐसे करके निकालते हैं, तो ये भी नहीं निकालना पड़ेगा आपको। इसको कैलकुलेट करने में कितना टाइम लगता है, ठीक है, ये भी नहीं निकालना पड़ेगा आपको, डिटर्मिनेंट भी नहीं निकालना पड़ेगा, कुछ भी नहीं निकालना पड़ेगा। आप डायरेक्टली किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैलकुलेट कर सकते हो। एंड ये चीज़ें जैसे कि अभी मैंने बताया, ये सब चीज़ें जो है ना, ये चीज़ें समझने के लिए है, इनके कोड्स ऑलरेडी रेडी हैं। लेकिन अगर आपको ये चीज़ पता ही नहीं है कि रिड्यूस्ड रो एक्लियन फॉर्म क्या होता है, आपको पता ही नहीं है -1 ट्रिक क्या होती है, कि ये काम कैसे करती है, तो इनके कोड आप लगाओगे कैसे? ये एक लाइन का कोड है। ये जो पूरा रिड्यूस्ड रो एक्लियन फॉर्म है ना, ये इट इज़ 1 लाइन कोड इन पाइथन, 1 लाइन कोड, एंड इट कैन टेक हार्डली अ मिली सेकेंड्स टू सॉल्व दिस, ठीक है। लेकिन अगर मुझे पता ही नहीं है कि मैं डायमेंशंस को ऐसे रिड्यूस कर सकती हूँ, ये मैट्रिक्स का निकाल के मैं ये रैंकिंग वगैरह निकालूँ, इससे मेरे, अब जैसे कि क्वांट में क्या होता है, आपको ना चीज़ें सिर्फ एक्यूरेसी या प्रेसिशन पे काम नहीं करना होता है, आपको एक चीज़ पे और काम करना होता है, दैट इज़ योर स्पीड एंड स्पेस। अगर आपका कोड दूसरे के कोड से तेज़ चल रहा है, तो दैट मीन्स योर कोड इज़ मोर एफिशिएंट, राइट। अगर क्योंकि हमें मिली सेकेंड्स पे काम करना होता है वहाँ पे, तो हमें स्पीड का ध्यान रखना होता है। तो इन सब चीज़ों को तुम्हें पता ही नहीं है कि हम ये चीज़ें लगा सकते हैं, नहीं तो हम चीज़ें अप्लाई कैसे करेंगे? जब हम पता हो तो होनी चाहिए, चीज़ें एग्जिस्ट करती है तब तो आप उसको कोड्स लिखोगे, ठीक है। अब जैसे अगर मैं आपको सीधे सीधे बता देती कि भैया ये कोड है, इससे ना आप ना ये चीज़ कैलकुलेट कर लोगे, आपको रैंक पता चल जाएगी इस कोड से, आपको नल स्पेस पता चल जाएगा इस कोड से, आपको कुछ हवा ही नहीं लगेगी कि इसका मतलब क्या है, ये चीज़ काम कैसे कर रही है। इसीलिए हर एक कोड के पीछे की मैथमेटिक्स का समझना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आप बहुत बड़े बड़े मॉडल्स बनाते हो ना, तो अभी छोटी छोटी चीज़ें आपको याद नहीं रहती हैं, समझ में नहीं आती कैसे करें, ठीक है। तो अगर आपने ये एक लाइन डाल दी, आपका कोड हो सकता है 10x फास्ट हो जाए, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ these mathematics works in machine learning and AI in quant field, ओके। तो अब -1 ट्रिक का भी एक लाइन का फॉर्मूला है, लेकिन मैं इसको यहाँ पे मैनुअली सॉल्व करूँगी, तो मैनुअली इट विल बी हेक्टिक, कि ठीक है, आप बोलोगे कि आप -1 ट्रिक क्यों लगाना, हम डायरेक्टली इन्वर्स भी तो कैलकुलेट कर सकते हैं। बट अगेन मैं आपको बता दूँ, अगर आप पाइथन से इन्वर्स का फंक्शन लगाते हो और -1 ट्रिक का फंक्शन लगाते हो, तो दिस विल बी फास्टर, ठीक है। सो योर कोड शुड बी स्मार्ट, ठीक है। सो दिस इज़ वाई -1 ट्रिक के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम आते हैं, तो इसमें -1 ट्रिक सीखेंगे, एंड ट्रस्ट मी इट विल बी अ लाइफ चेंजिंग वीडियो फॉर यू, क्योंकि इससे आपको समझ में आएगा कि वाई आई एम गोइंग फॉर दिस लीनियर एल्जेब्रा थिंग और मैथमेटिक्स फॉर मशीन लर्निंग थिंग। बाय बाय।